हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 30 मई 2025 के करंट अफेयर। जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरा उनसे बस एक दरखास्त है कि आप लोग प्लीज़ व्यूज़ या सब्सक्राइबर के देख के आप लोग प्लीज़ स्किप मत करिए। आप लोग एक बार पूरा कंटेंट देखिए, आप लोग को समझ आएगा कि मतलब कितनी मेहनत की गई है और कितना अच्छा कंटेंट है। और बाकी जो इस चैनल में पहले से जुड़े हैं उनको मेरा साथ साथ नमन। चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों 30 मई 2025 के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोस्तों, है ना। ये है क्या, इसमें मतलब क्या, मतलब किस हिसाब से इसे मतलब मेज़र किया जाता है और इसका मतलब रोल क्या है, क्या इसमें सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती हैं और इसको किस टर्म में मतलब मेज़र किया जाता है, फिजिकल टर्म में कि मॉनेटरी टर्म में, है ना। ये सब हम लोग जानेंगे और इसका योगदान है क्या, मतलब पॉलिसी मेकर्स हो गए या फिर मतलब बिजनेसेस वाले हो गए, तो उनका क्या रोल रहता है इसमें, मतलब इसके फ़ायदा क्या होता है उनको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नोडल स्पील के बारे में। नोडल स्पील क्या होता है दोस्तों, इसके मतलब अभी हाल फिलहाल में केरला ने क्या है इमरजेंसी घोषित की है इसको लेके, है ना। क्यों इमरजेंसी घोषित की है, ऐसा क्या है इसमें, ये है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे वाइल्ड बोर्स के बारे में। वाइल्ड बोर्स होते क्या है, जंगली सुअर। अभी हाल फिलहाल में केरला गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि इनको एक एज ए वर्मिंग घोषित कर दें और वर्मिंग होता क्या है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, कहाँ पे इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना। और एक इनको मतलब दूसरा नाम से भी बुलाया जाता है जिसकी वजह से मतलब हर साल मतलब एक डे भी सेलिब्रेट होता है ना। उसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है, इनकी अवेयरनेस के लिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे मीजल्स के बारे में, जिसको हिंदी में खसरा भी बोला जाता है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में है क्यों, इसकी वैक्सीन कब आई थी, और अभी क्या है कि आर्टिकल जो छपा है वो इनके वैक्सीन पे छपा हुआ है दोस्तों। उस वैक्सीन का क्या योगदान रहा है अभी तक, है ना, ग्लोबली, उसके बारे में। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों डिप्टी स्पीकर। अभी तक दोस्तों जो मतलब 17वीं लोकसभा सदन हुई थी, है ना, 2019 से लेकर अभी तक डिप्टी स्पीकर अपॉइंट नहीं हुआ है। हम लोग आज जानेंगे डिप्टी स्पीकर का रोल होता क्या है, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है और क्यों मतलब इसकी अपॉइंटमेंट हो नहीं रही है, क्या कारण है, सारी चीज़ें जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या रोल है इसका, है ना। और इससे रिलेटेड एक हंगर इंडेक्स भी आता है, तो इंडिया की क्या पोजीशन रही है ये भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में अभी रिपोर्ट आई है कि इंडिया का कितना मतलब कलेक्शन हुआ इस बार, मतलब 2024 से 25 तक के फाइनेंशियल ईयर में कितना कलेक्शन हुआ है और कौन कौन किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, चाहे कंट्री वाइज हो, चाहे स्टेट वाइज हो, चाहे सेक्टर वाइज हो, है ना। ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे आज डीआरडीओ के बारे में कि डीआरडीओ अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है क्यों, ऐसा क्या हो गया, है ना। और इसके रोल के बारे में जानेंगे, इसकी कितनी लेबोरेटरीज है अक्रॉस इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इक्वाडोर के बारे में, अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे आइजावल। आइजावल मतलब एक कैपिटल है, आप लोग बताइए कि कौन सा कैपिटल है, पॉज करके कमेंट करिए, है ना। हम लोग आइजावल के बारे में जानेंगे, ये चौथी कैपिटल बनी है मतलब, और एक मतलब रिकॉर्ड हो गया एक तरह से, है ना। तो वो चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे लोगो, जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर चल रहा था, तो उसमें एक जो लोगो बना था उसको अभी हाल फिलहाल में सरकार ने मतलब रिवील किया है कि इसको बनाया किसने था, तो इसके बारे में जानेंगे। और एक हम लोग एक अनोखी जंगल सफारी स्टार्ट हुई है उत्तर प्रदेश में, और कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ये हम लोग जानेंगे, मतलब उसके बारे में ऐसा खास है क्या, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना करंट अफेयर 30 मई 2025 के लिए। तो सबसे पहला प्लेसेस इस न्यूज़ में आप लोग देखिएगा, हुगली रिवर। हुगली रिवर के बारे में आप लोग जानिए, इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। तो सेकंड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों आपका आईआईपी, ठीक है। अब न्यूज़ में क्या है कि आईआईपी जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसका ग्रोथ 8 महीने के लो मतलब न्यूनतम स्तर पे आ गया है, जो कि 2.7% इन अप्रैल है, ठीक है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन मतलब दोस्तों आईआईपी के बारे में हम लोग को जानना है कि ये कौन मतलब रिलीज़ करता है, कौन बनाता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान लिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। ये रिलीज़ कौन करता है, ये रिलीज़ करता है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है ये दोस्तों, मतलब एक शॉर्ट टर्म व्यू देता है, एक मतलब क्विक इनसाइट देगा, मतलब द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी, किसकी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, ठीक है। इट मेजर्स द चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ओवर टाइम। ये वेरियस लिखा जरूर है दोस्तों, पर सारी इंडस्ट्रीज को इंक्लूड नहीं करता, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब एक शॉर्ट टर्म मतलब रिव्यू लेने के लिए, मतलब एक व्यू के लिए, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है ना। पॉलिसी मेकर हो गए, उसके बाद अगर मान लीजिए आपके बिजनेसेस वाले हो गए, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्विक रिव्यू के लिए, जब तक मतलब पूरी मतलब फुल फ्लेज मतलब रिपोर्ट ना आ जाए जो सर्वे के हिसाब से की जाती है ना, उसके लिए ऑफर्स क्विक इंसाइट इनटू इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, जब तक डिटेल्ड रिपोर्ट ना आ जाए, ठीक है दोस्तों। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिलेटिव चेंज, मतलब इट मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंपेयरिंग इट टू अ रेफरेंस बेस ईयर। रेफरेंस बेस ईयर कौन सा है, 2011 से 12 बेस ईयर से कंपेयर करके ये मतलब परफॉर्मेंस बताता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद इसको कंप्यूट कौन करता है या पब्लिश कौन करता है, तो वो डिपार्टमेंट है आपका मॉस्पी के अंडर में ही है, CSO। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंप्यूटिंग एंड पब्लिशिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस प्रोडक्शन डाटा ऑन मंथली बेसिस, ठीक है दोस्तों।
अब इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या, और यहाँ ये मंथली बेसिस पे करता है, उसके बाद इसका फ़ायदा होता है पॉलिसी मेकर्स को या इकोनॉमिस्ट हो गए, है ना, उसके बाद जो बिजनेसेस में लगे हुए हैं उनके लिए, उनको एक मतलब शॉर्ट रन में मतलब एक बड़ा मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली चीज़ आप मान लीजिए, उनको बता देता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब डिटेल रिपोर्ट में तो पता ही चलेगा, और उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू होता है ना, रिकैप टाइप का, तो वो ये देता है, ठीक है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसके कैलकुलेशन को दोस्तों कहा जाता है, मतलब इस इंडेक्स को कहा जाता है, इट इज ए क्वांटम इंडेक्स। क्वांटम इंडेक्स मतलब क्या है कि इसमें फिजिकल टर्म यूज होता है। फिजिकल टर्म कौन सी होती है, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, ये सब फिजिकल टर्म होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, नॉट मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कितने का किया ये नहीं है, कितना किया ये मैटर करता है। किसमें, इसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये मैटर करता है कि उसने मतलब कितना प्रोडक्शन किया है, कितने का प्रोडक्शन किया ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इसका कैलकुलेशन किससे किया जाता है, किस फॉर्मूले से, इसका कैलकुलेशन किया जाता है लास्ट पर ईयर्स फॉर्मूला, ये बेस ईयर को इंक्लूड करके करता है कैलकुलेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में दोस्तों कि लास्ट पे रेस फॉर्मूला है क्या है, किसके लिए यूज होता है, या फिर मतलब आप ये पूछो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किससे मापा जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है ना। बेस ईयर आप लोग ध्यान रखिएगा 2011 से 12, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर IIP 110 है, इसका मतलब है 10% ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंपेयर टू 2011 से 12, ठीक है। और यही ध्यान लीजिए, अगर 100 से ज़्यादा है तो ग्रोथ है, 100 से कम है तो डिक्लाइन है, ठीक है। तो बेस ईयर के साथ कंपेयर करने के बाद, ठीक है, ये मेजर करता है किसके आउटपुट। ये सेक्टर्स जो इसमें इंक्लूड है तो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, पर वो सब इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें 3 ही इंडस्ट्रीज हैं, और वो भी दोस्तों फिजिकल टर्म में है, वॉल्यूम के हिसाब से, मॉनिटरी तो है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मतलब एक तरह से फुल फ्लेज मतलब पिक्चर नहीं देता है पूरी इकोनॉमी का, ठीक है। इसमें एक्सक्लूजन ऑफ सर्विस सेक्टर हो गया, नॉट अ फुल फ्लेज इकोनॉमिक पिक्चर, मतलब लिमिटेशन आप लोग जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों नर्डल स्पिल। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों केरला में क्या हुआ है कि मतलब लाइबेरिया से एक जहाज आ रहा था जो कि पलट गया, उसके पलटने से क्या हुआ था, ऑयल स्पिल हो गया चारों तरफ, जो कि इन्वायरमेंटल डैमेज काफ़ी किया है। तो उसी के साथ में, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था, उसी के साथ में नर्डल स्पिल हुआ है। अब नर्डल होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये कहाँ मिला है, ये तिरुवनंतपुरम के मतलब तट पे मिला है, ठीक है। ये न्यूज़ है अभी, ठीक है। अभी आप जान लीजिए एक नर्डल मतलब एक वाटर बोतल को बनाने में 600 नडल का यूज़ होता है। अब ये नडल होते क्या है दोस्तों, ये होते हैं टाइनी प्लास्टिक पैलेट्स, मतलब छोटे छोटे बहुत छोटे 1 से 5 mm के प्लास्टिक के मतलब दाने टाइप के होते हैं, जो कि यूज़ होते हैं बाकी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, ये डोंट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब ख़त्म नहीं होते हैं, ये कभी भी पड़े रहते हैं, ठीक है, नेचर में। और ब्रेक्स इनटू माइक्रो प्लास्टिक, जो कि और बारीक हो जाते हैं 1 से 5 mm के बीच में, है ना। यूज एज ए रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। और किसके द्वारा किससे बनाया जाता है, तो ये पॉली इथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, और पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थ्रेट क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि कोई आईएमओ रूल है ही नहीं इसको डील करने के लिए। मतलब एक तो इतना छोटा है, अगर मान लीजिए स्पिल हो भी गया समंदर में या किसी वाटर बॉडी में, तो आप उसको कैसे मतलब डील करेंगे, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप उसको मतलब रिकवर कर लें, है ना। इसीलिए कोई इसका आईएमओ रूल भी नहीं है इसे डील करने के लिए। अब जैसे जरूरी नहीं क्योंकि जहाज पलटे, ऐसे भी अगर आ रहा है तो मतलब स्पिल हो ही जाता है, ठीक है। इतने छोटे हैं, मतलब ला भी रहा है तब भी स्पिल हो जाता है ना। अब ये थ्रेट मैरीन एनिमल्स को कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए कलरफुल देख के वो लोग खाने की तरह मतलब वो खा लिए, तो एक बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस आप लोग जानते हो, जिसमें क्या होता है, जैसे मछली ने कुछ खाया टॉक्सिक, उससे इंसान ने खाया, तो मतलब इसी तरह फूड चेन जो होता है उसमें ट्रांसफर होता रहता है, तो इंसान में आ गया उसके द्वारा, है ना, ये बायो एक्यूमुलेशन। और मान लीजिए अगर उसने खा लिया तो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, क्यों, क्योंकि ये पचेगा तो है नहीं, तो ब्लॉक ही हो जाएगा ना। इससे क्या होगा, स्टार्वेशन और डेथ हो जाएगी, उसकी बाद में मर जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे बेकार बात क्या है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं POPs, मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जैसे पेस्टिसाइड हो गए, टॉक्सिन, ये अगर बॉडी में जाएंगे तो अब आप इस बोलने की जरूरत ही नहीं है क्या होगा, है ना। उसके बाद फोर्थ करंट अफेयर है हमारा केरला गवर्नमेंट। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, केरला गवर्नमेंट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स को यूज़ करके जो जंगली सुअर होता है, वाइल्ड बोर जो होता है, उसको वर्मिन घोषित कर दे। वर्मिन को घोषित कर देगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा, है ना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही क्यों कह रही है, ये हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही ये पावर है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन एनिमल एज वर्मिन। वर्मिन मतलब आप मान लीजिए एक तरह से लाइसेंस टू किल, मतलब उनको मार देना। पर ऐसा नहीं मानना कि उनकी मतलब पूरी जनसंख्या पूरी मतलब स्पीसीज को खत्म, नहीं, एक समय के लिए और एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही ये मतलब डिक्लेरेशन किया जाता है, ठीक है। किसके अंडर किया जाता है, सेक्शन 62 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 62 के अंडर में किया जाता है, किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब ये जान लीजिए वर्मिन होते कौन है, वो जानवर जिनको मतलब कहा जाता है कि मतलब वो एक तरह से थ्रेट हैं, किसके लिए, इंसान की लाइफ के लिए या फिर उसकी फसल के लिए या तो प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो मतलब इनको कुछ समय के लिए डिक्लेयर किया जाता है एज ए वर्मिन, ठीक है, ताकि मतलब उस समय उनकी थोड़ी आबादी काबू की जाए, ताकि मतलब ज़्यादा ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ज़्यादा मतलब उनकी फसल खराब ना हो, ज़्यादा प्रॉपर्टी का डैमेज ना हो, ठीक है।
टेम्परेली डिक्लेयर्ड एज पर रीजन और टाइम, ठीक है। जैसे नील गाय हो गया, हमेशा के लिए नहीं, कभी कभार जैसे बहुत ज़्यादा आबादी होगी, मतलब खेत खत्म कर दी तो इनकी आबादी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब लगता है कि हाँ आप कंट्रोलेबल है तो फिर उनको हटा के उनको एक प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे बंदर हो गए, वाइल्ड सुअर भी हैं, मतलब जंगली सुअर भी कहीं कहीं कोई स्टेट में किया गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है किसी भी एनिमल को वर्मिन लिस्टेड इन शेड्यूल 3 फॉर स्पेसिफिक एरिया एंड टाइम, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जंगली सुअर होता क्या है, ठीक है। जंगली सुअर तो आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे कई जगह, है ना। तो जंगली सुअर को ही मतलब वाइल्ड बोर्स को ही वाइल्ड स्वाइन भी कहा था, जंगली सुअर, ठीक है। ये ऑमनीवोरस होता है, मतलब फल फूल सब्जियों के अलावा ये जानवर भी खाते हैं। नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब मैक्सिमम समय ये रात में ही एक्टिव होते हैं। और इनका स्टेटस अगर आप देखेंगे तो IUCN रेड लिस्ट में इनका स्टेटस है, लीस्ट का, मतलब इनकी आबादी का कोई टेंशन नहीं है, बस ये अगर नुकसान करते हैं तो इनको वर्मिन घोषित कर दो, है ना। और फिर इनका से मतलब किलिंग करो, और जब इनकी आवाज़ थोड़ी कंट्रोल हो जाए, थोड़ा सा ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए, तो फिर इनको दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 3 में रखा गया है, जो कि इनको एक प्रोटेक्शन देता है, इन्हीं में से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5th करंट अफेयर आपका जाता है एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 28 मई को दोस्तों वर्ल्ड ढोस डे था। अब इनका अदर नाम जो बोला जाता है ढोस कहा जाता है इनको, मतलब इनको ढोस भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये जो फॉरेस्टेड एरिया होता है लगभग, मतलब मैक्सिमम समय जो मतलब प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जैसे नेशनल पार्क हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इंडिया में अगर इनकी आबादी देखोगे तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो कि विशाखापट्टनम में है, वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इनका स्टेटस अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो IUCN रेड लिस्ट में इनका स्टेटस है इंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनका स्टेटस है, मतलब शेड्यूल 2 में इनको कवर किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन दिया गया इनको, ठीक। उसके बाद 6th करंट अफेयर आ जाता है आपका, जो कि मैंने आपको बताया था मीजल्स के बारे में, और वो भी स्पेशली इसकी वैक्सीन के बारे में। मीजल की जो वैक्सीन है 1963 में आई थी, ठीक है। कहा जा रहा है, न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा है कि इसने लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है ग्लोबली। अगर ये नहीं होता तो 9 करोड़ डेथ हो जाती है ग्लोबली, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए मीजल के बारे में। मीजल को हिंदी में कहा जाता है खसरा रोग। ये किसके द्वारा होता है, एक वायरस से होता है, मतलब हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिसीज़ है, ठीक है। और ये जो वायरस है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये पैरामिक्सो वायरस फैमिली से, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबॉर्न रूट, मतलब कोई खास दे, कोई बात कराए तो उससे भी फैल सकता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स हैं जैसे बुखार आना, कफ है, मतलब नाक बहना, आंखों में जलन, और सबसे मेन होता है ये रेड रेश, पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं, लाल तरह की मतलब रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को काफ़ी वीक कर देता है। और मीजल वैक्सीन जो है ये किस मतलब जो इसी के बारे में बोल रहे थे, मतलब डेवलप किसने किया था, ये जॉन एंडर्स ने। किसने, जॉन एंडर्स ने। एक बार और बोलिए दोस्तों, मीजल की वैक्सीन किसने डेवलप किया था, जॉन एंडर्स ने, ठीक है। इसमें एक प्रोग्राम आता है जो WHO लाया था, जिसने प्रमोट किया था इस वैक्सीन को गरीब देशों तक या फिर हर जगह पहुंचाने के लिए। तो EPI है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, लॉन्च्ड बाय WHO, ठीक है। इंडिया में एक प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत मीजल की वैक्सीन भी दी जाती है। एक है वैक्सीन MMR, जिसमें मीजल्स, मम्प और रूबेला तीनों बीमारियों को एक ही वैक्सीन से खत्म करने का काम करता है ये वैक्सीन, ठीक है। इसके बाद आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर, ये स्टैटिक पोर्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों डिप्टी स्पीकर। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आर्टिकल में डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 2019 जो कि 17वीं लोकसभा सदन से अभी तक, ठीक है, मतलब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो कह रहा है कि ये पोस्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज़ होता है, जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो है एज सून एज, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें देरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि रूलिंग पार्टी का स्पीकर होता है, और ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो मतलब अपोजिशन पार्टी से ही मतलब आता है आपका ये क्या बोलते हैं डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो न्यूज़ तो आप लोग समझिए कि पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा रिमेन्ड वैकेंट सिंस 2019, 17वीं लोकसभा सदन से ही खाली है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कौन से आर्टिकल डिप्टी स्पीकर को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है दोस्तों आर्टिकल 93। ये क्या कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्शन होना चाहिए लोकसभा के लिए, ठीक है। पर इसमें क्या बोला है, एज सुन एज मे बी, यही सबसे बड़ा लूप होल है। इसमें प्रोसेस भी बताया है, पर ये सबसे बड़ा लूप होल है कि कोई टाइम लिमिट है नहीं। तो स्पीकर का तो हो जाता है अपॉइंटमेंट, है ना, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और बाकी जो डिप्टी स्पीकर है इसकी पोजीशन को मतलब लोग मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है या फिर कोई भी कारण से इसको हटा देती है, हटाती क्या मतलब पेंडिंग करके रखती है, क्योंकि एज सून एज लिखा ना, कोई टाइम लिमिट है नहीं, तो करेंगे भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा हिस्ट्री में हम लोग चलते हैं। अगर मान लीजिए ये पोस्ट सबसे पहले आई कब थी, तो ये पोस्ट जो आई थी सबसे पहले ब्रिटिश के समय आई थी, ब्रिटिश रूल के समय आई थी, वो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट हुआ था ये पोस्ट। क्या नाम था इस पोस्ट का जो नाम था डिप्टी प्रेसिडेंट था, क्योंकि पोस्ट क्या थी, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। वही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन गए, ठीक है। तो पहले जो डिप्टी प्रेसिडेंट 1921 में बने थे इंडिया के आज़ादी से पहले, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा। एक बार मेरे साथ बोलिए, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, आज़ादी से पहले डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर आज़ादी के बाद इसी पोस्ट को बोला जा रहा है डिप्टी स्पीकर। कौन बने सबसे पहले आज़ादी के बाद डिप्टी स्पीकर, M अनंत
सयानम अयंगर। एक बार बोलिए दोस्तों, एम अनंत सयानम अयंगर। एक बार और बोलिए दोस्तों, एम सयानत अनंत सयानम अयंगर, फर्स्ट इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर आ जाता है दोस्तों आर्टिकल 94। ये क्या कहता है दोस्तों, अगर डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट हो गया तो वो ऑफिस में तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक वो खुद रिजाइन ना दे दें या उनकी सदस्यता खत्म ना हो जाए या उनको किसी रिजोल्यूशन के मतलब ला के हटाया ना जाए। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 181 का सब पार्ट 1 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर, अगर मान लीजिए लोकसभा में स्पीकर की एब्सेंसी है या फिर उनकी वैकेंसी खाली है, तब डिप्टी स्पीकर एज ए प्रिसाइड कर सकता है स्पीकर। ठीक है, पर इनको जो भी पावर मिलेगी, जो भी प्रिविलेज जो स्पीकर को मिलता है, सारी की सारी इनको मिलेंगी। ऐसा नहीं मतलब डिप्टी स्पीकर करेगा सारा चीज़, जैसे उस पर बैठ जाएंगे उनके एब्सेंस में तो सारा जो उनका पावर या फिर प्रिविलेज है सब इनको मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए कुछ कमिटीज़ में इनका काफ़ी अहम रोल होता है, जैसे प्राइवेट मेंबर्स बिल में ये प्रिसाइड करते हैं इस कमेटी को। ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स वो बिल होते हैं जो प्राइवेट मेंबर्स लाते हैं। प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जिनके पास कोई मतलब डिपार्टमेंट नहीं होता है, जैसे कि कोई मंत्री है, ठीक है, MP है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसके पास रेलवे है, किसी के पास फूड एंड एग्रीकल्चर वाला है या फिर किसी के पास डिफेंस है। अगर जिसके पास नहीं होता उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। वो MP मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट जिसके पास कुछ नहीं होता कोई डिपार्टमेंट, उसको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। उन्हीं द्वारा जो बिल लाए जाते हैं उसी को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनका दूसरा जो है कमेटी मतलब प्रिसाइड करते हैं वो है हाउस बजट कमिटीज़। ठीक है, कन्वेंशनली आप लोग जान लीजिए, कन्वेंशनली ट्रेडिशनली या परंपरागत जान लीजिए। ठीक है, स्पीकर फ्रॉम रूलिंग पार्टी होता है, डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अपोजिशन होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि एक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे पार्लियामेंट में। ठीक है, और ये ध्यान लीजिए जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट होता है ये किस मतलब मॉडल को फॉलो करता है, तो वो है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर चलते हैं 8th करंट अफेयर पे। 8th करंट अफेयर क्या कहता है, वर्ल्ड हंगर डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये मनाया जाता है 28 मई। इस समय अवेयर किया था लोगों को, बताया जाता है कि दुनिया भर में कितने लोग हैं, कौन सा देश है भूख से मर रहे हैं या फिर कुछ और, मतलब उनके बारे में अवगत कराने के लिए, ठीक, कंडीशन को बताने के लिए। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य पे मतलब ये इसी के देखते हुए एक इंडेक्स भी आती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। 2025 की तो आई नहीं है, 2024 में इंडिया की पोजीशन है 105। और वैसे ही ध्यान रखिएगा वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9th करंट अफेयर आ जाता है आपका दोस्तों, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी हाल फिलहाल में फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के लिए रिसीव किया गया है इंडिया को, है ना। कितना किया है दोस्तों, 81.04 बिलियन USD। मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसने किया है, अगर देखेंगे कंट्री वाइज तो सबसे ज़्यादा किसी ने कंट्रीब्यूट किया है तो वो है सिंगापुर, जिसने लगभग 36%, अगर 100% मान लो तो 36% सिंगापुर कंट्री वाइज अगर आप देखेंगे। और मॉरिशस सेकंड है, USA थर्ड है। अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन किया है FDI का, लगभग 39%। और उसके बाद अगर सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर ने 19% किया है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए। और FDI के टॉपिक एक बार हम लोग बाद में एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ठीक, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद 10th करंट अफेयर आपका जाता है कि 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर्म DRDO, जो मैं बोला था DRDO न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि उसके जो चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत, इनका जो सर्विस है मतलब 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया एज ए चेयरमैन ऑफ DRDO। ठीक है, 2022 में ये अपॉइंट हुए थे, 2024 तक होना था, फिर 2024 में इनको फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिला था और जाके अभी फिर से एक और बार एक्सटेंशन मिल गया क्योंकि 2025 में इनको रिटायर होना था, पर अभी फिर से एक एक्सटेंशन मिल गया इनको। ठीक है, उसके बाद आप देखिए रिटायर मतलब इस पद से हटना था। ठीक है, रिटायर नहीं। ठीक है, अब DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1958 में। और पूरे इंडिया में लगभग क्या 52 लैबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया है। किसके अंडर में है, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इक्वाडोर के बारे में। इक्वाडोर की न्यूज़ में दोस्तों हाल फिलहाल में क्या है, इनके प्रेसिडेंट ने शपथ ली है। इलेक्शन तो पहले ही हो गया था, जीत पहले ही गए थे, शपथ अभी लिया है डेनियल नोबोआ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं मैप में, है ना। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा साउथ अमेरिका का मैप। इसमें अगर आप लोग देखेंगे साउथ अमेरिका के वेस्ट पार्ट में ही इक्वाडोर है और इसकी कैपिटल क्या है, क्विटो। ध्यान रखिएगा दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये कैपिटल है जो कि इक्वेटर से गुजरती है। जहाँ से इक्वेटर गुजरता है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अगर कोई कैपिटल है तो वो इक्वाडोर की है। क्या नाम है, क्विटो। ठीक है, उसके बाद इसी का एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, ये काफ़ी फेमस रहता है ना, और मतलब ये समझ लीजिए एक बायोडाइवर्सिटी वाला हॉटस्पॉट है ये। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये जान लीजिए कि क्विटो के अलावा इसकी करेंसी USD यूज़ होती है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर ही यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न साउथ बस यही है। उसके बाद थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं हम लोग इसको, मतलब बाउंड्री इसकी अगर देख लेंगे इस साइड तो पूरा वेस्टर्न साइड में आपको इसका पूरा मिल जाएगा ये साउथ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ में इसकी कोलंबिया है, साउथ में पेरू है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद 11th जो न्यूज़ में है, 11th हो गया ना दोस्तों, हाँ 12th आइजवाल क्यों न्यूज़ में है दोस्तों कि ये 4th कैपिटल बना है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, जिसको मतलब नेशनल रेल कैरियर नेटवर्क से मतलब कनेक्ट किया गया है। ठीक है, पहले नाम मात्र कनेक्ट थी, अभी ये चौथी राजधानी बन गई नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जिसको कनेक्ट किया गया नेशनल रेल नेटवर्क से। ठीक है, और किसकी राजधानी है? मिजोरम। अगर ये चौथी है तो आज बाकी 3 कौन है? बाकी 3 है असम का दिसपुर, त्रिपुरा का अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। बस इतना ही याद रखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 13th क्या है दोस्तों? लोगो मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, है ना, इंडिया ने जो पाकिस्तान पे किया था, अब पाकिस्तान के खिलाफ में, उसका जो लोगो तैयार हुआ था उस समय, अभी सरकार ने रिवील किया है कि उसको बनाया किसने था? डिजाइंड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता। में भी पूछ सकता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हवलदार सुरिंदर सिंह, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो पूरा इंडिया जानता है, क्या पूरे देश पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद आज का लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों, जंगल सफारी। ऐसा क्या है इसमें क्या है कि इंडिया की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी। विस्टा डोम जंगल सफारी मतलब जो ट्रेन होगी ना दोस्तों, उसकी खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी, छत पे कांच लगे होंगे, ओपन होती होगी, मतलब पूरी तरह से मतलब नेचर का बहुत बढ़िया से मतलब बहुत ही मस्त मतलब गजब का मतलब व्यू मिलेगा लोगों को, है ना, उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इंडिया की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है यूपी में। ठीक है, विंडोज़ बड़ी, छत कांच की, व्यू बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के लिए चलेगी ये ट्रेन? ये दोस्तों कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बहराइच में है, से लेके दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत तक चलेगी। किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर यही खत्म होते हैं। तो कल हम लोग नए समय मतलब करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, है ना। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, वो एक्चुअली क्या है, मेरा थोड़ा सब्सक्राइबर कम है, नहीं तो मैं लाइव भी आता है ना, तो क्वेश्चन सेशन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, ओके बाय।